हाय दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपको सरशाही यूपीएससी में। और मैं डी ट्रिपल एस बी का जो दास ग्रेड 2 का एग्ज़ाम होगा उसके लिए मैं आपके लिए बैच लेकर के आ रहा हूं, बार बार आ रहा हूं। और जीएस जीके का पार्ट चल रहा है उसमें। और आपको पता होगा कि मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं अभी। ठीक है, ज्योग्राफी में अभी तक हमने जो है वनों के बारे में पढ़ लिया, स्थल मंडल के बारे में पढ़ लिया है, और ओशियनोग्राफी के बारे में पढ़, यानी जल मंडल के बारे में भी पढ़ लिया है। और उसी क्रम में मैं आज आपको पढ़ाऊंगा वायुमंडल के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, और एग्जाम में खूब क्वेश्चन पूछते हैं, इस एक दो क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं। आप इसको समझ लेते हैं अगर आज यहाँ पे, तो आपका एक दो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जीएस जीके के लिए और या जीए के लिए, जो भी आप कहिए उसको, उसके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और आइए, आप बगैर टाइम वेस्ट किए, बगैर टाइम देर किए, कोई भी देर नहीं करेंगे और हम आज आपके सामने लेकर के आ जाएंगे ये वाला पार्ट जो इस वायुमंडल का होगा। ठीक है, तो वायुमंडल में जो सबसे पहले हम पढ़ना शुरू करेंगे वो जानेंगे कि वायुमंडल जो हमारा है वो पृथ्वी, ऐसे पृथ्वी मान लीजिए यहाँ पे है ना, तो वायुमंडल इसके ऊपर है, ऐसे करके चारों तरफ, ऐसे चारों तरफ वायुमंडल है और एक गैसों का आवरण है। ठीक है, तो पढ़ते हैं एक बार और समझ में आपको आ जाए सही तरीके से, आपको और समझ में आएगा, इसलिए मैं आपको सही और अच्छे से पढ़ता हूँ। ठीक है, पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए वायु के विस्तृत, देखिए वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को वायुर्विज्ञान यानी एरोलॉजी कहा जाता है, और निचली परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान यानी मेट्रोलॉजी कहा जाता है। वायु पृथ्वी के द्रव्यमान का अभिन्न भाग है तथा इनके कुल द्रव्यमान का 99% पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। मतलब ये हुआ कि जैसे वायुमंडल बना हुआ हमारा, ये जो दिख रहा है आपको ना, ये मात्र 32 किलोमीटर के बीच में ही आपको दिख जाएगा। जैसे पृथ्वी से लेकर के 32 किलोमीटर की दूर ऊपर जाएंगे आपको तो ये चीज दिख जाएगा। ठीक है, और 1% जो है, और ये 99% भाग इसी में मिल जाएगा आपको। और जो बोल रहा 1% और बोल रहा है वो छिटपुट करके ऊपर जा सकता है, ऐसे ऊपर जा सकता है। वायुमंडल का घनत्व समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है, ये आप याद रखिए। क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछेगा कि वायुमंडल का जो घनत्व है वो समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है, वो कह देगा एग्जाम में आपको कि सबसे कम होता है। अगर वो सबसे कम कह दिया तो समझ लेना कोई स्टेटमेंट गलत, और अगर कह दिया कि अगर समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है तो वो सबसे सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण गैसें। पहला है नाइट्रोजन। इस गैस की प्रतिशत मात्रा सभी गैसों से अधिक है। आपको पता है कितना होता है, अभी दिखाते हैं आपको। लगभग 78 या 79 के आसपास होता है, परसेंट के आसपास होता है, मात्रा होती है। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही क्या होता है कि वायुदाब बनता है, पवनों की शक्ति तथा प्रकाश के परावर्तन का आभास होता है। इस गैस का कोई रंग और गंध अथवा स्वाद नहीं होता है। नाइट्रोजन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह वस्तुओं को तेजी से जलने से बचाती है। नाइट्रोजन का सबसे बड़ा जो फायदा होता है वो यही होता है कि वस्तुओं को तेजी से जलने से बचाती है। यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन न होती तो आग पर नियंत्रण रखना कठिन हो जाता। नाइट्रोजन से पेड़ पौधों में प्रोटीन का निर्माण होता है। देखिए, दो काम हो गए नाइट्रोजन से। एक तो ये होता है कि आग को तेजी जलने से बचाती है। अगर मान लीजिए कि गर्मी बहुत होती है, पता है आपको, और इतनी गर्मी में जो प्रकाश का किरण है ना वही उसको जला सकता है। लेकिन नाइट्रोजन एक ऐसा गैस है जो सबको रोके रखती है कि नहीं जलाओ मत, जलने नहीं देंगे हम आपको, वो रोक के रखती है। और दूसरा, उसी नाइट्रोजन का काम क्या होता है, ये जो पेड़ पौधे हैं ना उसको प्रोटीन भी देता है। ये प्रोटीन का निर्माण, नाइट्रोजन से पेड़ पौधों में प्रोटीनों का निर्माण होता है जो भोजन का मुख्य अंग है। अगर पेड़ पौधे अगर नाइट्रोजन नहीं पाएंगे तो वो क्या करेंगे, भोजन भोजन नहीं बना पाएंगे, और भोजन नहीं बना पाएंगे तो इंसान भी नहीं रह सकता, क्योंकि खाता क्या है, वही तो खाता है। यह गैस वायुमंडल में 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। हमने ये आपको वही देखा कि 32 किलोमीटर तक ही आपको वायुमंडल मिलता है, लेकिन ये जो गैसें हैं ना नाइट्रोजन की, वो 128 किलोमीटर ऊपर तक आपको मिल जाएंगी, ये नाइट्रोजन की गैस। इतना इतना जरूर, तीन बातें नाइट्रोजन की बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात क्या थी
कि ये नाइट्रोजन की वजह से जो वायुमंडल में जो आग लग सकती है, कहीं पे भी आग लग जाए तो उसको धीमा करती है, वो धीमा जलाने की कोशिश करती है, पहली चीज़। और दूसरी बात ये है कि अगर मान लीजिए आग नहीं लग रही है, अगर मान लीजिए कि जैसे पेड़ पौधे आपको दिख रहे हैं ना, वो जो पेड़ पौधे हैं उन पेड़ पौधों में जो आपको उन पेड़ पौधों में जो प्रोटीन का निर्माण होता है ना, ताकि भोजन बना सके, वो प्रोटीन का निर्माण क्यों होता है? इन्हीं की वजह से होता है, नाइट्रोजन की वजह से। और तीसरी बात उसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये इनके जो विस्तार है वो लगभग 128 किलोमीटर तक ऊंचाई तक फैला हुआ है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। यह अन्य पदार्थों के साथ मिलकर जलने का कार्य करता है। ऑक्सीजन अकेले अकेला नहीं जलता है, ये अन्य पदार्थों के साथ मिलकर के जलता है, ये अकेला नहीं जलता है। ये इसका मतलब ये हुआ, ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते, सबसे बड़ी बात यह है। और यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। यह गैस वायुमंडल में 64 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक फैला हुआ, परंतु 16 किलोमीटर से ऊपर जाकर इसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है। आपको मिलेगा 64 किलोमीटर ऊंचाई तक मिल जाएगा आपको ऑक्सीजन। इसीलिए अभी क्या होता है कि जब भी हम कोई सैटेलाइट छोड़ते हैं तो उसके लिए मुझे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है बहुत ज़्यादा। और ऑक्सीजन कहाँ तक मिलेगा आपको? सिर्फ 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलता है आपको ऑक्सीजन। तो इसके बाद क्या करना पड़ेगा उनको? उनको ऑक्सीजन बनाना पड़ता है या लेके जाना पड़ता है? तो अभी तक तो उनको लेके जाना पड़ता है ऑक्सीजन भाई, सीधी सी बात है, वो किसी को भी। क्योंकि जो ईंधन को जलाने की ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन की, जो ईंधन जलता है उसके लिए ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन की, और वो वहीं से मिलता है आपको। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि ऑक्सीजन और क्या क्या कर सकता है। ठीक है, 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी आपने देखा कि 128 किलोमीटर की ऊंचाई पर आपको क्या मिल रहा था? नाइट्रोजन मिल रहा था। यहाँ पे 120 किलोमीटर के, यानी नाइट्रोजन से थोड़ा पहले ही ऑक्सीजन एकदम से खत्म। अब हम बात करते हैं तीसरा, कार्बन डाइऑक्साइड की। ये सबसे भारी गैस है और इस कारण सबसे निचली परत में मिलती है। इस कारण यह सबसे निचली परत में मिलती है। इसका अधिकांश विस्तार जो है ना आपको 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक प्राप्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड। यह गैस जो है ना सूर्य से आने वाले विकिरण के लिए पारगम्य तथा पृथ्वी से परावर्तित होने वाले विकिरण के लिए अपारगम्य, यानी जो जो ऊपर से आती है धरती पर, उसके लिए तो उसको तो पार कर देती है, लेकिन धरती से जब वापस जाती है उसको रोक लेती है ये। ठीक है, एक होती है शॉर्ट वेव, एक होती है लॉन्ग वेव, याद रखना इस चीज को। अतः यह कांच घर या पौधा घर या ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। अब आपको याद, ग्रीन प्रभाव वर्ड आपके लिए पहली बार यहाँ पे आ रहा है और अभी इतनी बार आएगा, इतनी बार आएगा जिसको आप सोच भी नहीं सकते। और एग्जाम में खूब पूछता है। जब हम इन्वायरमेंट और इकोलॉजी पढ़ेंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि ये ग्रीन प्रभाव क्या है। बस आप याद रखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड इसमें बहुत बड़ा योगदान करता है किसी भी शॉर्ट वेव को रोकने के लिए, सॉरी लॉन्ग वेव को रोकने के लिए। ठीक है, वायुमंडल के निचली परत को गर्म रखती है कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरी गैसों का आयतन वायुमंडल में स्थिर है, जबकि पिछले कुछ दशकों में मुख्यतः जीवाश्म ईंधन को जलाए जाने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के आयतन में लगातार वृद्धि हो रही है। नोट, भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। अब बात करते हैं ओजोन की। ओजोन भी बहुत महत्वपूर्ण गैस है एक। यह गैस ऑक्सीजन का ही एक विशेष रूप है। जो ऑक्सीजन, क्योंकि इसका O3 होता है आपको पता ही है, तो ऑक्सीजन का एक विशेष रूप हो गया ये। तो यह ऑक्सीजन का एक विशेष रूप होता है। यह वायुमंडल में अधिक ऊंचाइयों पर ही अति न्यून मात्रा में मिलता है। अधिक ऊंचाइयों पर देखेंगे आपको अति न्यून मात्रा में मिलेगा आपको, मतलब बहुत ही कम मात्रा में मिलता है यह। अच्छा, ग्रीन हाउस प्रभाव आपको पता है ना? ग्रीन हाउस प्रभाव मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको एग्जाम में जरूर पूछेगा, ये आप जरूर याद रखिएगा इस चीज को। हाँ, और जो फिर हम आपको बताते हैं कि जो अवशोषित बात, जैसे कि क्या नहीं, यहाँ पे यह सूर्य से आने वाली तेज पराबैंगनी विकिरण को के कुछ अंश को अवशोषित कर लेती है। यह 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक केंद्रित है। क्या है? ओजोन जो है ना वो 10 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक केंद्रित है। ठीक है, वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में कमी होने से सूर्य के पराबैंगनी विकिरण अधिक मात्रा में पृथ्वी पर पहुंचकर कैंसर जैसी भयानक बीमारियां फैला सकती हैं। ठीक है,
अब बात करते हैं हम जलवाष्प की। वायुमंडल में जलवाष्प सबसे अधिक परावर्तनशील तथा असमान वितरण वाली गैस है। यह ऊंचाई के साथ साथ घटती जाती हैं। यह 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाई जाती हैं। वायुमंडल के संपूर्ण जलवाष्प का 90% भाग 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही सीमित है। जलवाष्प की मात्रा आप देख लीजिए क्या है ये, ठीक है। उसके बाद इसके संघनन होने के कारण बादल बनता है, वर्षा होती है, कोहरा होता है, ओस बनता है, तुषार होता है, ये सब बनता है, हिम भी होता है, आदि का निर्माण होता है। विभिन्न प्रकार के तूफानों को जल वाष्प से ही ऊर्जा प्राप्त होती है। ये कितना बड़ा फैक्ट देखिए, विभिन्न प्रकार के तूफानों को जल वाष्प से ऊर्जा प्राप्त होती है। जल वाष्प सूर्य से आने वाले सूर्यातप के कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है तथा पृथ्वी द्वारा विकिरित ऊष्मा को संजोए रखता है। इस प्रकार यह एक कंबल का काम करता है, जिससे पृथ्वी न तो अत्यधिक गर्म और न ही अत्यधिक ठंडी हो सकती है। जलवाष्प के संघनन से वृष्टि होती है। वायुमंडल की स्थिरता भी जलवाष्प से नियंत्रित होती है। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए CO2 व जलवाष्प उत्तरदायी है। पृथ्वी के, ये आपको फैक्ट बहुत जरूरी है, जो पृथ्वी का तापमान है ना, उसको बनाए रखने के लिए CO2 और जलवाष्प को उत्तरदायी। जलवाष्प बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जलवाष्प के अलावा सूर्यतप हुआ, सौर विकिरण का अवशोषण ऑक्सीजन, ओजोन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसें करती हैं। अब बात करते हैं हम धूल कण की। धूल कण प्रायः वायुमंडल के निचले भाग में मौजूद होते हैं, फिर भी संवहनीय वायु प्रभाव इन्हें काफी ऊंचाई तक ले जाती हैं। धूल कण के स्रोत क्या हैं? जैसे समुद्री नमक है, महीन मिट्टी है, धुएं की कालिमा है, राख, पराग, धूल, उल्काओं के टूटे हुए कण। धूल कणों का सबसे अधिक जमाव उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में सूखी हवा के कारण होता है। धूल और नमक के कण आर्द्रताग्राही केंद्र की तरह कार्य करते हैं, जिसके चारों ओर जलवाष्प संघनित होकर मेघों का निर्माण करती है। आकाश का रंग नीला धूल कण के कारण ही दिखाई देता है। वायुमंडल की संरचना, वायुमंडल को निम्न परतों में बांटा गया है। अब बात करते हैं हम क्षोभ मंडल की, लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं कि जो हम गैस अभी वायुमंडल में पाई जाती है ना, वो कौन कौन सी गैस हैं, उसका कितना प्रतिशत है वो इसमें दिया हुआ, थोड़ा सा दिया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो नाइट्रोजन है वो 78.8% है, वो 78.8% है। उसी तरीके से आप बात करेंगे ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन जो है वो कितना है, 20.95 यानी 95% है वो, ठीक है। उसके बाद आप आगे बढ़िए तो बात करते हैं ऑर्गन की। ऑर्गन आपको 0.93% आपको मिलता है। ऑर्गन से कम आपको मिलता है 0.036, बहुत कम होता है कार्बन डाइऑक्साइड। आप नियॉन देखिए उससे भी कम होता है, हीलियम देखिए उससे भी कम होता है। आप मीथेन है, क्रिप्टॉन है, हाइड्रोजन है और जेनॉन है, ये सब बहुत ही कम। लेकिन सबसे ज्यादा दो आपको याद रखने हैं। एक याद रखना है आपको, नाइट्रोजन जो 78.8% होता है, और जो है ऑक्सीजन जो होता है वो 20.95। उसको राउंड में ले लेते हैं, 79% ले लेते हैं, और उसको ले लेते हैं 21% मान लेते हैं, ऐसे करके मान लेते हैं वो। लेकिन अभी थोड़े बहुत जो परसेंट बचते हैं, कभी 1% से कम भी, और जो अलग अलग गैसें होती है वो 1% से भी कम पाई जाती है, ठीक है। तो हमने भी देखो कौन कौन सी बात की, हमने बात किया नाइट्रोजन की बात की, हमने ऑक्सीजन की बात की, हमने कार्बन डाइऑक्साइड की बात किया, हमने जलवाष्प की बात कर लिया हमने ना, वाटर वेपर, जिसको वाटर वेपर कहते हैं, जलवाष्प की बात। उसके बाद हमने एक और बात किया था, अच्छा बस यही लास्ट था, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वही है वायुमंडल की संरचना। ये बहुत आपको समझना है, इसको सही तरीके से आपको समझना ही पड़ेगा कि वायुमंडल संरचना को, जो जैसे क्षोभ मंडल होता है उसमें पहला, फिर आयन क्षोभ मंडल होता है, फिर समताप मंडल होता है, दूसरा समताप मंडल होता है, ऐसे करके। फिर तीसरा जो होता है मध्य मंडल, चौथा जो है तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल और पांचवा बाह्य मंडल होता है, इस तरह से होता है। तो आइए एक एक करके देखते हैं पहले कौन कौन है वो, हाँ ठीक है। क्षोभ मंडल की बात करते हैं। यह वायुमंडल का सबसे नीचे वाली परत है। इसकी औसत ऊंचाई से लगभग 13 किलोमीटर है, इसकी औसत ऊंचाई सतह से। ध्रुवों पर 8 किलोमीटर, विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर।
इसीलिए इसको बोला गया औसत किलोमीटर, औसत बोला गया इसको। ठीक है। क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट की दर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड अथवा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट होती है क्षोभ मंडल में। जैसे मान लीजिए आप ऊपर जा रहे हो, ठीक है, क्षोभ मंडल में आप ऊपर जा रहे हो तो तापमान गिरता जाएगा, आपको इसकी दर घटती है। तो 165 मीटर ऊपर गए 1 डिग्री घट गया, 165 और ऊपर गए 1 डिग्री और घट गया। ऐसे जैसे मान लीजिए 1 किलोमीटर चले गए आप तो 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान गिर जाता है। इसका मतलब ये हुआ सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल हुआ, आंधी हुआ, वर्षा इसी मंडल में होती है। इस मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं क्योंकि संवहन धाराएं इस मंडल की सीमा तक सीमित होती हैं। इस मंडल को अधोमंडल भी कहा जाता है। संवहन मंडल, अधोमंडल, क्षोभ मंडल ये सब इसी का नाम है। जैविक क्रियाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्था है यानी स्तर है। क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाले भाग को क्षोभ सीमा कहते हैं। विषुवत वृत्त के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का तापमान -80 डिग्री सेंटीग्रेड और ध्रुव के ऊपर -45 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ तापमान स्थिर होने के कारण इसे क्षोभ सीमा कहा जाता है। देख लीजिए आप, माइनस में चला जाता है, यानी बहुत ठंडा होता है वहां पे। अब बात करते हैं समताप मंडल की। समताप मंडल 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। ये समताप मंडल की मोटाई ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है। आपको ये याद रखना है कि समताप मंडल की मोटाई ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है। कभी कभी विषुवत रेखा पर इसका लोप हो जाता है। इसमें मौसमी घटनाएं जैसे आंधी, बादलों की गरज, बिजली कड़क, धूल कण एवं जलवाष्प की आदि कुछ भी नहीं होता, एकदम ये सब कुछ आपको मिलेगा ही नहीं। इसीलिए यहाँ चलता है हवाई जहाज जो पाया जाता है। इस मंडल में वायुयान देखो लिखा ही है, उड़ाने की आदर्श दशा पाई, क्योंकि जहाँ पे आंधी तूफान नहीं आता, बादल कोई गरज नहीं होती है। यही वजह होता है कि अगर मान लीजिए कि समताप मंडल पे यहाँ पे जहाज उड़ रहा है और अचानक क्या जो क्षोभ मंडल है उस पे जो है आंधी तूफान बादल सब कुछ आ गया है, मान लीजिए यहाँ पे सब कुछ आ गया, तो जब जहाज नीचे आता है ना उतरने के लिए, तो अगर ये सामने सही नहीं रहता है तो उनको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है उतरने में और बहुत सारी कॉजुअलिटीज हो जाती हैं इससे। मान लीजिए यहाँ बहुत बड़ा बादल है, बहुत बड़ा बादल है यहाँ पे और जहाज नीचे उतर रहा है तो बादल से टकरा सकता है, टकराता है तो खड़ 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 कर बहुत टर्बुलेंस होता है, उसका टर्बुलेट करता है वो। इसी वजह से कभी कभी इस मंडल में विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है जिन्हें हम मूलाभ कहते हैं, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड। ऐसा लगता है कि वो एकदम मोती की तरह दिखता है, मोतियों की तरह। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि इसमें ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। इसीलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा था। ओजोन परत पाए जाने की वजह से इसको क्या बोलते हैं, पृथ्वी का सुरक्षा कवच। ओजोन परत को नष्ट करने वाली जो गैस है ना वो CFC है, जो एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर आदि से निकलती हैं। ओजोन परत में क्षरण CFC में उपस्थित सक्रिय क्लोरीन के कारण होती है। ओजोन परत की मोटाई नापने में डॉबसन इकाई का प्रयोग किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है, वहां लिखा रहेगा डॉबसन, डायोप्टर, ऐसे अगर लिखा रहेगा आपको डॉबसन करना है। डायोप्टर जो चश्मा लगाते हैं ना, जो पॉइंट जिस कहते हैं कि कितने पॉइंट का आपका चश्मा है, दरअसल जैसे उनके किसने कहा 3 पॉइंट का, तो 3 डायोप्टर बोला जाता है उसको। और यहाँ पे डॉप्सन बोला जाता है उसको जो जो समताप मंडल में पाए जाने वाले ओजोन परत है ना उसकी जो मोटाई नापी जाती है उसको बोलते हैं डॉप्सन में नापते हैं उसकी इकाई को। कुछ विद्वान ओजोन मंडल को एक अलग मंडल भी मानते हैं। इसकी ऊंचाई 32 किलोमीटर से लेकर के 60 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता जाता है। अगर आप ऊपर बढ़, अभी क्षोभ मंडल में क्या हो रहा था, क्षोभ मंडल में देख रहे थे कि तापमान गिर रहा था, नहीं जब ऊपर जा रहे थे, यानी 165 डिग्री मीटर आप जा रहे थे ऊपर तो 1 डिग्री नीचे गिर जा रहा था फटाक से वो। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ तापमान बढ़ रहा है, जो सबसे बड़ी बात है मंडल में। किसमें, ये ओजोन मंडल जो बात कर रहा हूँ उसमें। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता जाता है। प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान में 5 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो जाती है। अगर आप 1 किलोमीटर ऊपर गए तो लगभग आप मान चलिए 5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा वो तापमान उसका। आइए हम बात करते हैं मध्यमंडल की, उसी क्रम में मध्यमंडल की बात करते हैं हम। मध्यमंडल जो है ना वो समताप मंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। इस संस्तर में भी ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी होने लगती है
और 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचकर यह -100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। मध्यमंडल की ऊपरी परत को मध्य सीमा कहते हैं। अब बात करते हैं हम आयन मंडल की। आयन मंडल मध्यमंडल के ऊपर 80 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर के बीच स्थित है। इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जिन्हें आयन कहते हैं, तथा इसीलिए इसे आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। यह भाग कम वायुदाब तथा वायु पराबैंगनी किरणों द्वारा आयनीकृत होता रहता है। आयन मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि शुरू हो जाती है। इस मंडल में सबसे नीचे स्थित है डी लेयर से लॉन्ग रेडियो वेव्स एवं E1, E2, F1, F2 परतों से शॉर्ट रेडियो वेव परावर्तित होती हैं, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, रडार आदि की सुविधा प्राप्त होती है। संचार उपग्रह इसी मंडल में अवस्थित होते हैं। हम बात करते हैं वायुमंडल की। आयन मंडल से ऊपर के भाग को वायुमंडल कहा जाता है। इसकी कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है। इस मंडल में हाइड्रोजन, हीलियम गैस की प्रधानता होती है। इस मंडल की महत्वपूर्ण विशेषता इसमें ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस एवं ऑरोरा बोरियोलिस, इसको अरोरा बोलते हैं, ऑरोरा बोरियोलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस की घटना होती है। ऑरोरा का शाब्दिक अर्थ होता है प्रातः काल, जबकि बोरियोलिस का मतलब होता है उत्तरी एवं दक्षिणी। ऑस्ट्रेलिस का मतलब होता है। इसी कारण इन्हें उत्तरी ध्रुव प्रकाश एवं दक्षिणी ध्रुव प्रकाश भी कहा जाता है। वास्तव में ऑरोरा ब्रह्मांडीय चमकते प्रकाश होते हैं, जिनका निर्माण चुंबकीय तूफान के कारण सूर्य की सतह से विसर्जित इलेक्ट्रॉन तरंग के कारण होता है। ऑरोरा ध्रुवीय प्रकाश में लटके विचित्र बहुरंगी आतिशबाजी के तरह दिखाई पड़ता है। ये प्रायः आधी रात के समय दृष्टिगत होते हैं। अब हम बात करते हैं सूर्य तत्व की। जो हमने 5 अभी देखा वायुमंडल की परतों के बारे में, हमने आपको वो बता दिया पूरा कि 5 परत होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं वो देख लिया। अब हम बात करते हैं सूर्य तत्व, जिनको बोलते हैं इंसुलेशन बोलते हैं, इंसोलेशन। इसके वर्ड में बहुत कुछ छिपा हुआ है। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाले सौर विकिरण ऊर्जा को सूर्य तत्व कहते हैं, अथवा सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है सूर्य तत्व कहलाती है। यह ऊर्जा लघु तरंगों के रूप में सूर्य से पृथ्वी पर पहुंचती है। वायुमंडल की बाहरी सीमा पर सूर्य से प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर 1.94 कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है। धरातल पर प्राप्त सूर्य तत्व की मात्रा में उष्णकटिबंध में 320 वाट प्रति वर्ग मीटर से लेकर ध्रुव पर 70 वाट प्रति वर्ग मीटर में की भिन्नता पाई जाती है। सबसे अधिक सूर्य तत्व उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों पर प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ मेघाच्छादन बहुत कम पाया जाता है। सामान्यतः एक ही अक्षांश पर स्थित महाद्वीपीय भाग पर अधिक और महासागरीय भाग में अपेक्षातया कम मात्रा में सूर्य तत्व प्राप्त होता है। पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की समतल कक्षा से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, जो विभिन्न अक्षांशों पर प्राप्त होने वाले सूर्य तत्व की मात्रा को बहुत प्रभावित करता है। किसी भी सतह को प्राप्त होने वाले सूर्य तत्व की मात्रा एवं उसी सतह से परावर्तित की जाने वाले सूर्य तत्व की मात्रा के बीच के अनुपात को कहते हैं एल्बिडो। ये पूछता है, एल्बिडो पूछ लेता है भाई आपके एग्जाम में। एल्बिडो क्या है देख लीजिए। जो सूर्य से यहाँ पे आ रही है और पृथ्वी पे आई, बिना किसी क्षण चली गई, वापस चली गई, वो आई यहाँ पे वापस निकल गई ना, उसको बोलते हैं एल्बिडो। सौर विकिरण का यह परावर्तन लघु तरंगों में होता नहीं, इसमें लॉन्ग की शॉर्ट वेव में होता है। लॉन्ग वेव आती है, शॉर्ट वेव में वापस जाती है। हिमाच्छित भूपृष्ठ में उच्चतम एल्बिडो पाया जाता है। कहाँ? जहाँ पे हिमाच्छित रहता है। ऐसे पूछता है कि एल्बिडो सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? जो हिमाच्छित होता है, जहाँ पे हिम रहेगा वहां पे पाया जाएगा। क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे बर्फ है और कोई भी जब प्रकाश इस पे पड़ती, कोई किरण इस पे पड़ती है, तो बगैर इसको अवशोषित किए हुए वापस तुरंत निकल जाती है, फट से तुरंत परावर्तित हो जाती है। इसका मतलब क्या सबसे ज्यादा यहाँ पे होता है। मान लीजिए अगर यही पानी होता तो कुछ पानी सोख लेता, अगर पृथ्वी होता कुछ पृथ्वी सोख लेता, लेकिन अगर ये बर्फ है तो क्या ही सोख पाएगा, तुरंत वापस कर देता फटाक से वो। वायुमंडल की बाह्य सीमा पर प्राप्त होने वाले
सौर विकिरण का लगभग 32% भाग बादलों की सतह से परावर्तित तथा धूल कणों से प्रकीर्णित होकर अंतरिक्ष में लौट जाता है। सूर्य तप का लगभग 2% भाग धरातल से परावर्तित होकर अंतरिक्ष में वापस चला जाता है। इस प्रकार सौर विकिरण का 34% भाग धरातल को गर्म करने के काम में नहीं आता है। पूर्ण मेघाच्छादन के समय सूर्य के प्रकाश में कमी का मूल कारण परावर्तन होता है, न कि अवशोषण, क्योंकि सब प्रकाश क्या होता है, वापस चला जाता है। उसके बाद आते हैं, देखिए, पृथ्वी सौरिक विकिरण द्वारा प्रसारित ऊर्जा का 51% भाग और वायुमंडल सौरिक ऊर्जा का केवल 14% भाग ग्रहण कर पाता है। वायुमंडल गर्म तथा ठंडा निम्न विधियों से होता है। कौन कौन से? जैसे वायुमंडल जो हमारा गर्म कैसे कैसे होता है, देखिए, चालन विधि से, कंडक्शन को बोलते हैं। जब असमान ताप वाली दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो अधिक तापमान वाली वस्तु से कम तापमान वाली वस्तु की ओर ऊष्मा प्रवाहित होती है। ऊष्मा का यह प्रवाह तब तक चलता रहता है जब तक दोनों वस्तुओं का तापमान एक जैसा न हो जाए। वायु ऊष्मा की कुचालक होती है, अतः चालन प्रक्रिया वायुमंडल को गर्म करने के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। वायुमंडल की निचली परतों को गर्म करने में चालन महत्वपूर्ण है। संवहन क्या होता है? पृथ्वी के संपर्क में आई वायु गर्म होकर धाराओं के रूप में लंबवत उठती है और वायुमंडल में ताप का संचरण करती है। वायुमंडल के लंबवत तापन की यह प्रक्रिया संवहन कहलाती है। जब वायुमंडल की निचली परत भौमिक विकिरण अथवा संचालन में से गर्म होते हो जाती है तो उसकी वायु फैलती है, जिससे उसका घनत्व कम हो जाता है और घनत्व कम होने से वह हल्की हो जाती है और ऊपर को उठती है। इस प्रकार वह वायु निचली परतों की ऊष्मा को ऊपर ले जाती है। ऊपर की ठंडी वायु उसका स्थान लेने के लिए नीचे आती है और कुछ देर बाद भी वह गर्म हो जाती है, इस प्रकार संवहन प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल क्रमशः नीचे से ऊपर गर्म होता है। वायुमंडल गर्म होने में यह मुख्य भूमिका निभाता है। जो वायुमंडल गर्म होता है ना, सबसे ज्यादा किससे होता है? संवहन विधि से होता है। संवहन द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण केवल क्षोभ मंडल तक सीमित रहता है, बस केवल, ये भी सब छोटी बात है। यही संवहन केवल क्षोभ मंडल में ही होता है। संवहन द्वारा ऊष्मा का संचरण केवल गैसीय एवं तरल पदार्थों में होता है, क्योंकि उनके अणुओं के बीच बंधन कमजोर होता है। यह प्रक्रिया ठोस पदार्थों में नहीं होता। संवहन का मतलब गोलायन होना चाहिए। ऐसे एक हुआ ठंडा, वो ऊपर गर्म हुआ ऊपर चला गया, ठंडा नीचे आ गया, ऐसे करके चलता रहता गोल गोल में। लेकिन ठोस प्रक्रिया में ऐसा नहीं होगा। अब बात करते हैं विकिरण की, रेडिएशन की। किसी पदार्थ को ऊष्मा तरंगों के संचार द्वारा सीधे गर्म होने की विकिरण कहते हैं, होने को विकिरण कहते हैं। यानी किसी पदार्थ को ऊष्मा तरंगों के संचार द्वारा सीधे गर्म होने को विकिरण कहते हैं। जैसे क्या है कि सूर्य से प्राप्त होने वाली किरणों से पृथ्वी तथा उसके वायुमंडल का गर्म होना। पृथ्वी द्वारा प्राप्त प्रवेशी सौर विकिरण जो लघु तरंगों के रूप में होता है, पृथ्वी की सतह को गर्म करता है। पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद एक विकिरण पिंड बन जाती है और वायुमंडल में दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा का विकिरण करने लगती है। यह ऊर्जा वायुमंडल को नीचे से गर्म करती है। इस प्रक्रिया को पार्थिव विकिरण कहते हैं। दीर्घ तरंगदैर्घ्य विकिरण वायुमंडलीय गैसों, मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इस प्रकार वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गर्म होता है, न कि सीधे सूर्य तप से। अब हम बात करते हैं अभिवहन की। वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण अभिवहन कहलाता है। ये पहले नहीं देता, पहले सिर्फ 3 ही देता था, लेकिन चौथा भी होता है अभिवहन, यानी जब एडवेक्शन बोलते हैं उसको, जब हवा से कुछ संचलन होता है तो वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण अभिवहन कहलाता है। लंबवत संचलन की अपेक्षा वायु का क्षैतिज संचलन क्षैतिज संचलन सापेक्षिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण होता है। मध्य अक्षांशों में दैनिक मौसम में आने वाली भिन्नताएं केवल अभिवहन के कारण होती हैं। गर्म वायु राशियां जब ठंडे इलाकों में जाती हैं तो उन्हें गर्म कर देती हैं। इससे ऊष्मा का संचार निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों से उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों तक भी होता है। वायु द्वारा संचालित समुद्री धाराएं भी उष्ण कटिबंधों से ध्रुवीय क्षेत्रों में ऊष्मा का संचार करती हैं। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में विशेषतः, थोड़ा सा कटा हुआ मैं देख लेता हूँ यहाँ से, मिल गया। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में
उत्तरी भाग में गर्मियों में चलने वाली जो चलने वाली स्थानीय पवन होती है, स्थानीय पवन उसको लू बोलते हैं, लू। यहाँ पे लिखा हुआ लू लिखा हुआ, मैं ऐसे लिख देता हूँ, लू बोलते हैं। अभिवहन का ही परिणाम, जो अभिवहन होता है ना, अभिवहन का परिणाम लू होता है। ये क्षैत ऐसे चलती है, ऐसे करते चलती है। तो अगर कोई गर्मी यहाँ पे है तो आगे आगे निकल जाती है वो, तो तापमान को गर्म कर देती है। अब बात करते हैं पृथ्वी का ऊष्मा बजट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, पृथ्वी का ऊष्मा बजट। लोगों को समझ नहीं आता क्या होता है ऊष्मा बजट, कैसे होता है, क्या बजट का कौन कौन सा काम होता है, ये सब कुछ समझ नहीं पाता, जल्दी समझ नहीं पाता है। आइए आज हम देखते हैं। मान लें वायुमंडल की ऊपरी सतह का प्राप्त सूर्य तप जो होता है, वो सूर्य तप मतलब कि जो तापमान मुझे मिलता है, सूर्य से जो तापमान मिलता है उसको सूर्य तप बोलता है। देखा था हमने आपको, ये हो गया 100 इकाई। और इन 100 इकाई में जो 35 इकाई होती है वो पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है। और सौर विकिरण की इस परावर्तन मात्रा को क्या बोलते हैं, एल्बिडो बोलते हैं। वो जो 35 इकाई है पृथ्वी पर आई ही नहीं, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही परावर्तित हो जाती है, उसको बोलते हैं एल्बिडो। और प्रथम 35 इकाई को छोड़कर बचा 65 इकाई बच गई, इसको कर लेता है अवशोषित। कौन, पृथ्वी। 14 जो यूनिट है वो वायुमंडल में तथा 51 यूनिट पृथ्वी के धरातल द्वारा हो जाता है अवशोषित। पृथ्वी द्वारा अवशोषित ये 51 इकाइयां पुनः पार्थिव विकिरण के रूप में लौटा दी जाती हैं। इसमें 17 इकाइयां तो सीधे अंतरिक्ष में चली जाती हैं और 34 इकाइयां वायुमंडल द्वारा अवशोषित होती हैं। 6 इकाइयां स्वयं वायुमंडल द्वारा, 9 इकाइयां संवहन के जरिए, 19 इकाइयां संवहन की गुप्त ऊष्मा के रूप में क्या हो जाती है, अवशोषित हो जाती है। वायुमंडल द्वारा 48 इकाइयों का अवशोषण होता है। इसमें 14 इकाइयां सूर्य तप की और 34 इकाइयां पार्थिव विकिरण की। वायुमंडल विकिरण द्वारा इनको भी अंतरिक्ष में वापस लौटा दिया देता है। और अतः पृथ्वी के धरातल तथा वायुमंडल से अंतरिक्ष में वापस लौटाने वाले विकिरण की इकाइयां क्रमशः 17 और 48 इकाई है, जिनका योग 65 इकाई होता है। वापस लौटाने वाली ये इकाइयां 65 इकाइयों का संतुलन कर देती हैं। जो सूर्य से प्राप्त होती हैं वो वापस चली जाती है, और यही पृथ्वी का ऊष्मा बजट अथवा ऊर्जा संतुलन कहलाता है। इसी को बोलते हैं, ऊष्मा बजट बोल सकते हैं या ऊर्जा संतुलन बोलते हैं इसको। देखो कितना महत्वपूर्ण। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी तापमान, जो भी सूर्य की किरण या सूर्य का तापमान आता है पृथ्वी पर, वो सब वापस चला जाता है, जो विकिरण के रूप में आता है वो वापस चला जाता है वो। अब हम बात करते हैं तापमान की। तापमान बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। वायुमंडल एवं भूपृष्ठ के साथ तापमान की अन्योन्य क्रिया द्वारा जनित ऊष्मा तापमान कहलाती है। क्या बोल रहा है कि वायुमंडल एवं भूपृष्ठ के जो इनके भी कुछ अंतर संबंध होता है, बहुत ज्यादा अन्योन्य क्रिया होती है ना उसको। दरअसल ये क्या होता है कि जैसे वायुमंडल है हमारे सामने, वायुमंडल के बाद जो है हम देखते हैं कि भूपृष्ठ है ना। तो भूपृष्ठ के साथ जो ये जो सूर्यतप की अन्योन्य क्रिया होती है ना, सूर्यतप की अन्योन्य क्रिया होती है, और उससे जो जनित ऊष्मा होती है उसको तो बोलते हैं तापमान। जहां ऊष्मा किसी पदार्थ कणों की, अणुओं की गति को दर्शाता है, वहीं तापमान किसी पदार्थ या स्थान के गर्म या ठंडा होने की डिग्री में मापता है। तो देखिए ऊष्मा और तापमान में क्या अंतर, आपको ये समझ में आ जाएगा फट से ये चीज। ऊष्मा, आपको लगता है यार ऊष्मा भी वही चीज होता है और तापमान भी वही चीज हो सकता है। तो कह रहा है कि ऊष्मा तो वहां होगी जहां पदार्थ कणों के रूप में अणुओं की गति को दर्शा रहा है, जो अणु की गति कर रहे हैं उसको बोलते हैं ऊष्मा। वहां ऊष्मा दिख रही है। जैसे मान लीजिए कि अब देखिए ऊष्मा कैसे हो रहा, मान लीजिए आपने यहाँ पे आग जलाया एक, ठीक है। अब आग जला, उससे लौ निकल रही है, ऐसे आग निकल रही है। तो इसमें आप देखिए जो कणों के अणु है ना, वो उसकी गति हो रही है, उनकी गति हो रही है, ये ऊष्मा निकल रही है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इसकी वजह से जो आसपास में चीजें गर्म दिख रही हैं वो होता है तापमान। तो यानी किसी पदार्थ या स्थान के गर्म या ठंडा होने की डिग्री का जब माप लेते हैं कि कितने डिग्री यहाँ पे गर्म हो चुका है, तो हम नाप कहते हैं इतना तापमान, इतना टेम्परेचर है। लेकिन जो निकल रहा होता है गर्म, जो लगातार निकल रहा होता है, इसको बोल देते हैं हम ऊष्मा। आई होप आपको ऊष्मा और तापमान समझ में आ गया होगा पक्का तरीके से। और किसी भी स्थान पर वायु का जो तापमान होता है, जो डिग्री में हम नाप रहे हैं,
वो निम्नलिखित कारणों पर प्रभावित करता है, जैसे अक्षांश पर। सूर्य तप की मात्रा में अक्षांश के अनुसार भिन्नता पाई जाती है, अतः तदनुसार तापमान में भी भिन्नता पाई जाती है। हम देखते हैं उत्तुंगता बोलते हैं, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड बोलते हैं, सॉरी, उत्तुंगता या एल्टीट्यूड। वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा नीचे की परतों में पहले गर्म होता है। यही कारण है कि समुद्र तल के पास के स्थानों पर तापमान अधिक और तथा ऊंचे भाग में स्थित स्थानों का तापमान कम होता है। अन्य शब्दों में तापमान सामान्यतः उत्तुंगता बढ़ने के साथ घटता है। उत्तुंगता के बढ़ने के साथ तापमान की घटने की दर को सामान्य ह्रास दर कहते हैं। सामान्य ह्रास दर प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर बढ़ने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस है, सामान्य ह्रास दर। अब देखते हैं समुद्र से दूरी। स्थल की अपेक्षा समुद्र धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा भी होता है। स्थल जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है, इसलिए समुद्र के ऊपर स्थल की अपेक्षा तापमान में भिन्नता कम होती है। समुद्र के निकट स्थित क्षेत्रों पर समुद्र एवं स्थल समीर का सामान्य प्रभाव पड़ता है और तापमान सम रहता है। अगर कोई पास में रहे और समुद्र के पास में, तो उसका जो तापमान है ना, वो बहुत ही सामान्य पड़ता है। ऐसा लगता है कि बहुत ही सामान्य है वो चीज़ें, वहाँ से ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। अब हम बात करते हैं वायु संहति तथा महासागरीय धाराओं की। ठीक है, कोष्ण वायु संहतियों से प्रभावित होने वाले तापमान स्थानों का तापमान अधिक तथा शीत वायु संहतियों से प्रभावित होने वाले तापमान कम होता है। इसी प्रकार ठंडी महासागरीय धारा के प्रभाव के अंतर्गत आने वाले समुद्र तटों की अपेक्षा गर्म महासागरीय धारा के प्रभाव में आने वाले तटों का तापमान अधिक होता है। अब हम बात करते हैं तापमान का वितरण। सूर्य तप यानी आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य तप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसीलिए तापमान उसी प्रकार घटता है। जनवरी और जुलाई के तापमान के वितरण का अध्ययन करके हम पूरे विश्व के तापमान वितरण के बारे में जान सकते हैं। मानचित्र पर तापमान वितरण सामान्यतः समताप रेखाओं की मदद से दर्शाया जाता है। यह वह रेखा है जो समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ती है। थोड़ा सा कटा हुआ है यहाँ, स्थानों को जोड़ती है, सही है। विषुवत रेखीय महासागरों पर तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। विषुवत रेखा पर महासागर, उसका तापमान सर्वाधिक तापांतर यूरेशिया महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है, जो लगभग 60 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका मुख्य कारण महाद्वीपीयता यानी कॉन्टिनेंटालिटी है। सबसे कम 3.3 डिग्री सेंटीग्रेड का तापांतर 20 डिग्री दक्षिणी एवं 15 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच पाया जाता है। हम देखते हैं समताप रेखा, वह कल्पित रेखा है जो समान तापमान वाले स्थानों को मिलाती है। समताप रेखाओं तथा तापमान के वितरण के भिन्न लक्षण है। एक है समताप रेखाएं पूर्व पश्चिम दिशा में, यानी पूर्वीय है तो पश्चिमी, ऐसे दिशा में अक्षांशों के लगभग समानांतर खींची जाती हैं। इसका कारण यह है कि एक ही अक्षांश पर स्थित सभी स्थानों पर एक ही मात्रा में सूर्य तप प्राप्त होता है और तापमान भी लगभग एक जैसा ही होता है। जल और स्थान पर तापमान भिन्न होते हैं, अतः तटों पर समताप रेखाएं अकस्मात मुड़ जाती हैं। जल और स्थान पर तापमान भिन्न होते हैं, अतः यही वजह है जब तटों पर समताप रेखाएं अकस्मात मुड़ जाती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में जल भाग अधिक है और वहां पर तापमान संबंधी विषमताएं कम पाई जाती हैं। इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में जल भाग कम है और वहां पर तापमान संबंधी विषमताएं अधिक पाई जाती हैं। इस कारण दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं में मोड़ कम आते हैं और उनकी पूर्व पश्चिम दिशा अधिक स्पष्ट होती है। समताप रेखाओं के बीच की दूरी से ताप प्रवणता यानी तापमान के बदलने की दर का अनुमान लगाया जा सकता है। यदि समताप रेखाएं एक दूसरे के निकट होती हैं तो ताप प्रवणता अधिक है, और इसके विपरीत यदि समताप रेखाएं एक दूसरे से दूर होती हैं तो ताप प्रवणता कम। यानी अगर वो पास में आती है एक दूसरे के तो ताप प्रवणता बढ़ जाती है, अगर वो
दूर जाती है तो ताप प्रवणता कम हो जाती है। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में तापमान अधिक होता है, अतः अधिक मूल्य वाली समताप रेखाएं उष्णकटिबंध में होती हैं। ध्रुवीय प्रदेशों में तापमान बहुत ही कम होता है, अतः वहां पर कम मूल्य की समताप रेखाएं होती हैं। संसार के अधिकांश क्षेत्रों के लिए जनवरी एवं जुलाई के महीनों में न्यूनतम अथवा अधिकतम तापमान पाया जाता है। यही कारण है कि तापमान विश्लेषण के लिए बहुधा इन्हीं 2 महीनों को चुना जाता है। अब बात करते हैं हम तापांतर की। अधिकतम और न्यूनतम तापमान के अंतर को तापांतर कहते हैं। 2 प्रकार का होता है, एक दैनिक तापांतर होता है, एक वार्षिक तापांतर होता है। किसी स्थान पर किसी एक दिन के अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान के अंतर को वहां का दैनिक तापांतर कहते हैं। ताप में आए इस अंतर को ताप परिसर भी कहा जाता है, दैनिक तापांतर। और वार्षिक तापांतर, जिस प्रकार दिन तथा रात के तापमान में अंतर होता है, उसी प्रकार ग्रीष्म तथा शीत ऋतु के तापमान में भी अंतर होता था। किसी स्थान के सबसे गर्म तथा सबसे ठंडे महीने के मध्यमान तापमान के अंतर को वार्षिक तापांतर कहते हैं। विश्व में सबसे अधिक वार्षिक तापांतर 65.5 डिग्री सेंटीग्रेड साइबेरिया में स्थित बरखोयान्स नामक स्थान का है। आपको पता है सबसे ठंडा शहर यही है भी। किसी भी स्थान विशेष के औसत तापक्रम और तथा उसके अक्षांश के औसत तापक्रम के अंतर को तापीय विसंगति बोलते हैं। कोई विशेष स्थान है, उसका जो औसत तापक्रम है और उसके अक्षांश के औसत तापक्रम, कोई स्थान और उसके अक्षांश के औसत तापक्रम, दोनों के बीच जो अंतर होता है उसको बोलते हैं तापीय विसंगतियां बोलते हैं उसको। अब हम जो सबसे और महत्वपूर्ण चीजें आ रही हैं आपके सामने, वायुमंडलीय दाब है, उसके बाद पवन है, पवन के बाद वायु राशियां हैं, ये पढ़ते हैं। वायुदाब किसको बोलते हैं? माध्य समुद्र तल से वायुमंडल की अंतिम सीमा तक एक इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ के भार को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। सामान्य दशाओं में समुद्र तल पर वायु दाब पारे के 76 सेंटीमीटर से लेकर के 760 मिलीमीटर ऊंचे स्तंभ द्वारा पड़ने वाला दाब होता है। वायु दाब बैरोमीटर में मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को मौसम के पूर्वानुमान के लिए एक महत्वपूर्ण सूचक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडलीय दाब की इकाई बार होती है और एक बार जो है 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। वायुदाब को मिली बार तथा पास्कल में भी मापते हैं। व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली दाब की इकाई को किलो पास्कल कहते हैं। समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब 1013.2 मिली बार या 1013.2 किलो पास्कल होता है। वायुमंडल के निचले भाग को वायुदाब ऊंचाई के साथ तीव्रता से घटता है। यह ह्रास दर प्रत्येक 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिली बार होता है। 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर 265 मिली बार वायुदाब एवं -49.7 डिग्री सेंटीग्रेड मानक तापमान होता है। समदाब रेखाएं वह कल्पित रेखा जो समुद्र तल के बाहर घटाए हुए समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाती हैं, समदाब रेखा कहते हैं। वायुदाब को मानचित्र पर समदाब रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। पृथ्वी के धरातल पर 4 वायुदाब कटिबंध हैं। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है वायुदाब कटिबंध। बस यही है कि उसको पढ़ना और शायद समझना बहुत मुश्किल रहता है लोगों के लिए, इसलिए 4 कटिबंध को तापमान के रूप में समझा जाता है इसको, और वायुदाब के रूप में समझा जाता है। यह पेटी भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी रेखांशों के बीच पाया जाता है। यहाँ सालों भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, जिसके कारण तापमान हमेशा ऊंचा रहता है। इस कटिबंध में धरातली क्षैतिज पवनें नहीं चलती, बल्कि अधिक तापमान के कारण वायु हल्की होकर ऊपर उठती है और संवहनीय धाराओं का जन्म होता है। इसीलिए इस कटिबंध को शांत कटिबंध या डोलड्रम भी कहते हैं, जो विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब होता है। अब देखिए ये विषुवतीय निम्न दाब है, ये विषुवत रेखा है, ये वाली बीच वाली, ठीक है। ये 23.5 है, ये 66.5 वाली आ गई हमारे पास, यहाँ पे ये 66.5 है। तो ये वाली हो गई पूरी हमारी। अब ये उपोष्ण और ये भी उपोष्ण, ये उपध्रुवी ये भी उपध्रुवी, ऐसे करके बांटा जाता है वो।
विषुवत रेखा पर पृथ्वी के घूर्णन का वेग सबसे अधिक होता है। जो घूर्णन होता है यहाँ पर अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक होता है। अपकेंद्रीय मतलब जो बाहर की ओर लगता है, जो वायु को पृथ्वी के पृष्ठ से परे ढकेलती है। इसके कारण यहाँ पर वायु दाब कम हो जाता है। वायु दाब यहाँ पे कम हो जाता है, लेकिन जो पृथ्वी का घूर्णन वेग सबसे अधिक होता है यहाँ पे। अब हम देखते हैं उपोष्ण उच्च वायु दाब। उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्धों में क्रमशः कर्क एवं मकर रेखाओं से 35 डिग्री अक्षांशों तक उच्च दाब पेटियां पाई जाती हैं। यहाँ उच्च दाब होने के दो कारण हैं। विषुवत रेखीय कटिबंध से गर्म होकर उठने वाली वायु ठंडी और भारी होकर कर्क तथा मकर रेखाओं से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच नीचे उतरती हैं और उच्च वायु दाब उत्पन्न करती हैं। पृथ्वी के दैनिक गति के कारण उपध्रुवीय क्षेत्रों से वायु विशाल राशियां कर्क तथा मकर रेखाओं से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच एकत्रित हो जाती हैं, जिससे वहां पर उच्च वायु दाब उत्पन्न हो जाता है। विषुवत रेखा से 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में उच्च वायु दाब पेटियां उपस्थित होती हैं। इस उच्च वायु दाब वाली पेटी को अश्व अक्षांश कहते हैं, यानी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी को अश्व अक्षांश कहते हैं। इसका कारण यह है कि मध्य युग में यूरोप में खेती के लिए पश्चिमी द्वीप समूह में पालदार जलयानों में लाद कर घोड़े भेजे जाते थे। अतः प्रायः इन जलयानों को इन अक्षांशों के बीच वायु शांत होने के कारण आगे बढ़ने में कठिनाई होती थी। अतः जलयानों का भार कम करने के लिए कुछ घोड़े समुद्र में फेंक देते थे। तो उनको लगता था कोई देवी जी है यहाँ पे जिनको घोड़ा चढ़ाना पड़ता है, और अगर नहीं चढ़ाएंगे तो जो हमारा ये समुद्रयान है वो डूब जाएगा। तो इसलिए वहां फेंक देते थे। तो उसको बोलते थे अश्व अक्षांश बोलते थे। बताइए, घोड़ा ही भेजते थे लोग। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब 45 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों की से क्रमशः आर्कटिक तथा अंटार्कटिक वृत्तों के बीच निम्न वायुदाब की पेटियां पाई जाती हैं, जिसे उपध्रुवीय निम्न दाब पेटियां कहते हैं। ध्रुवीय उच्च वायुदाब 80 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश से उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव तक उच्च दाब पेटियां पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं पवन की। ये पवन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आपको पता है पवन होता है, उसके बाद वायु भी होता है। अब इनमें क्या अंतर होता है, आइए देखते हैं, थोड़ा बहुत भी समझ में आता है। पृथ्वी के धरातल पर वायुदाब में क्षैतिज विषमताओं के कारण वायु हमेशा वायुदाब क्षेत्र से निकलकर उच्च वायुदाब क्षेत्र से निकल करके निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर बहती है। क्षैतिज रूप से इस गतिशील हवा को क्या बोलते हैं? पवन बोलते हैं। यही है पवन की परिभाषा। क्षैतिज रूप से इस गतिशील हवा को बोलते हैं पवन। ठीक है। ऊर्ध्वाधर दिशा में गतिशील हवा को बोलते हैं वायुधारा। जब ऊपर उठ रही है उसको बोलते हैं वायुधारा, जब ऐसे गिर रही है उसको बोलते हैं पवन। पृथ्वी के धरातल पर क्षैतिज पवनें जो 3 संयुक्त प्रभाव का परिणाम है। एक है दाब प्रवणता प्रभाव, दूसरा घर्षण बल, तीसरा कॉरियोलिस बल। दाब प्रवणता समझ लेते हैं पहले। दाब प्रवणता बल क्या होता है? दूरी की प्रति इकाई पर दाब के घटने को दाब प्रवणता कहते हैं। दूरी की प्रति इकाई पर दाब के घटने को दाब प्रवणता कहते हैं, यानी दूरी के संदर्भ में दाब परिवर्तन की दर दाब प्रवणता है। जहां समदाब रेखाएं पास पास हों वहां दाब प्रवणता अधिक व समदाब रेखाएं दूर दूर होने से दाब प्रवणता कम हो जाती है। एक होता है घर्षण बल। यह पवनों की गति को प्रभावित करता है। धरातल पर घर्षण सर्वाधिक होता है, समुद्र सतह पर घर्षण न्यूनतम होता है। घर्षण बल का प्रभाव प्रायः धरातल से 1 से 3 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। अब बात करते हैं हम कॉरियोलिस प्रभाव का। कॉरियोलिस बल या कॉरियोलिस प्रभाव का। पृथ्वी के जो घूर्णन होता है ना, उसके कारण क्या होता है कि पवनें अपनी मूल दिशा में विक्षेपित हो जाती हैं। इसे कोरियोलिस बल कहते हैं। इसका नाम फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर पड़ा, जिसने सबसे पहले इस बल के प्रभाव का वर्णन 1844 में किया था, ईस्वी में किया था। इस बल के प्रभावाधीन मतलब प्रभाव के अधीन ही उत्तरी गोलार्ध में पवनें दाहिनी ओर मुड़ जाती है। जैसे ये है, ये उत्तरी है तो दाहिना इधर है, ये दाहिना मुड़ गई।
और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी अपने बाएं ओर में, दक्षिणी गोलार्ध में आओगे तो ये, तो ऐसे क्या करते हैं, ऐसे बन के यस यस बना देते हैं, यस, तो ये इधर चलेगी, ये इधर चलेगी। आपको ट्रिक होता समझने के लिए, अब कभी भूलोगे यस बना देना तो ये हमारा विषुवत रेखा हो जाएगी, उससे इधर चले जाओ तो मिल जाएगी, दाहिनी ओर मुड़ गई यानी उत्तरी में, और दक्षिण में इधर इधर चली गई तो आप बन गए आपका यस बना लेना, सीधा सा आपको समझ लेना है बस केवल। हाँ, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, दाहिनी साइड घूमती है और बाएं साइड घूमती है दक्षिणी गोलार्ध में, और ऊपर दाहिनी साइड घूम जाती है। इस विक्षेप को फेरल नामक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था, अतः इसे फेरल का नियम भी कहते हैं। इसे वाइज बैलेट द्वारा भी समझा जा सकता। वाइज बैलेट ये नई चीज अभी ऐड हुई है। नियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति उत्तरी गोलार्ध में पवन की ओर पीठ करके खड़ा हो जाता है तो उच्च दाब उसके दाईं ओर तथा निम्न दाब उसके बाईं ओर होगा। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित ठीक इसके विपरीत होगा। कोरियोलिस बल अक्षांशों के कोण के सीधा समानुपात में बढ़ता है या ध्रुवों के सर्वाधिक एवं विषुवत वृत्त के अनुपस्थित होता है। विषुवत पर होता ही नहीं कोरियोलिस, आप सोचिए, और सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, ध्रुवों पर होता है कोरियोलिस। ध्रुवों पर सर्वाधिक एवं विषुवत वृत्त पर अनुपस्थित होता है, यानी ध्रुवों पर पवनों की दिशा में अधिकतम विक्षेप और विषुवत रेखा पर पवनों की दिशा में कोई विक्षेप नहीं होता है। कोरियोलिस बल दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करता है। दाब प्रवणता बल सम दाब रेखाओं के समकोण पर होता है। जितनी दाब प्रवणता अधिक होगी पवनों का वेग उतना ही अधिक होगा, पवनों की दिशा उतनी ही अधिक विक्षेपित होगी। इन दो बलों के एक दूसरे से समकोण पर होने के कारण निम्न दाब क्षेत्रों में पवनें इसी के इर्द गिर्द बहती हैं। विषुवत वृत्त पर कोरियोलिस बल शून्य होता है। इसे पवनें सम दाब रेखाओं के समकोण पर काटती हैं, अतः निम्न दाब क्षेत्र और अधिक गहन होने के बजाय पूरित हो जाता है। यही कारण है कि विषुवत वृत्त के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते हैं। अब हम बात करते हैं वायुदाब और पवनें। ठीक है, पवनों का वेग व उनकी दिशा पवनों को उत्पन्न करने वाले बलों का परिणाम है। पृथ्वी की सतह से 2 या 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऊपरी वायुमंडल में पवनें धरातलीय घर्षण के प्रभाव से मुक्त होती हैं और मुख्यतः दाब प्रवणता तथा कोरियोलिस बल से नियंत्रित होती हैं। जब समदाब रेखाएं सीधी हों और घर्षण का प्रभाव न हो तो दाब प्रवणता बल कोरियोलिस बल से संतुलित हो जाता है और फलस्वरूप पवनें समदाब रेखाओं के समानांतर बहती हैं। यह पवनें भूविक्षेपी पवनों के नाम से जानी जाती हैं। अब ये पूरा गणित है, समझा रखा है कैसे कैसे पवनें घूमती है, क्या क्या होती है। यहाँ देखते हैं, निम्न दाब क्षेत्र के चारों तरफ पवनों का परिक्रमण चक्रवाती परिसंचरण कहलाता है। निम्न दाब के चारों ओर का पवनों का परिक्रमण जो होता है वो चक्रवाती परिसंचरण कहलाता है। उच्च वायु दाब क्षेत्र के चारों तरफ ऐसा होना प्रति चक्रवाती परिसंचरण, चक्रवात और प्रति चक्रवात जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ लगता है। इन प्रणालियों में पवनों की दिशा दोनों गोलार्ध में भिन्न होती है। चक्रवात तथा प्रति चक्रवात में पवनों की दिशा का प्रारूप दाब पद्धति क्या है, केंद्र में दाब की दिशा और पवन दिशा का प्रारूप क्या होता है, इधर उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, आपको ये देखना है। अगर चक्रवात है तो केंद्र में दाब की दशा जो होगी वो कम होगी। जब भी चक्रवात आएगा इसका मतलब केंद्र में दाब कम है, आपको ये याद रखना है। और उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत इसकी दिशा होगी और यहाँ पे घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप इसकी दिशा होगी। ऐसे इसको कर लेते हैं जी, ठीक है। और अगर प्रति चक्रवात है वो तो निम्न में जब आप केंद्र में जब जाओगे देखोगे तो वहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है, यही हाई प्रेशर होता है, वहाँ पे HP बोलते हैं हाई प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर उसको LP बोलते हैं इसको। और अगर उत्तरी गोलार्ध में देखो प्रति चक्रवात देखोगे तो घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप होता है, यानी इधर होता है, और घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होता है। और जब दक्षिण गोलार्ध देखोगे तो ऐसे होता है। इसका मतलब यस यहाँ बना दो, ऐसे ऐसे, और घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होता है तो पहले ये ऐसे होता है, ये ऐसे हो जाता है, क्योंकि घड़ी तो ऐसे चलती है ना, घड़ी इस चलती है, लेकिन इसका विपरीत है तो उल्टा ऐसे बना दो।
पृथ्वी की सतह पर कई बार निम्न व उच्च दाब के चारों ओर पवनों का परिसंचरण ऊंचाई पर होने वाले वायु परिसंचरण से संबंधित ही होता है। प्रायः निम्न दाब क्षेत्रों पर वायु अभिसरित होंगी और वायु उठेंगी। उच्च दाब क्षेत्रों में वायु का अवतरण होगा और धरातल पर अपसरित होगी। किसको बोलते हैं? अपसरण। और एक होता है अभिसरण। एक होता है अपसरण जहाँ पे निम्न होता है, एक होता है अपसरण यहाँ पे उच्च सतह पे। ठीक है। अभिसरण के अतिरिक्त वायु भ्रमिल रूप में, कौन से रूप में? भ्रमिल रूप में संवहन धाराओं में पर्वत के साथ साथ वाताग्र के सहारे ऊपर उठती हैं, जो बादल बनने व वर्षण के लिए आवश्यक होती हैं। पवन कितने निम्न प्रकार के होते हैं? एक होती है मौसमी पवन, एक होती है स्थानीय पवन, एक होती है प्रचलित पवन। प्रचलित, मौसमी एवं स्थानीय पवन। ठीक है, तो आइए देखते हैं कुछ प्रचलित पवन देख लेते हैं। पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्रफल एक ही दिशा में वर्ष भर चलने वाली पवन को प्रचलित पवन या स्थायी पवन कहते हैं। स्थायी पवनें एक वायुभार कटिबंध से दूसरे वायुभार कटिबंध की ओर नियमित रूप से चला करती हैं। इसके उदाहरण हैं पछुआ पवन, व्यापारिक पवन और ध्रुवीय पवन। पछुआ पवन किसको बोलते हैं? अब देखिए यहाँ पे किसके हैं? पछुआ, व्यापारिक और ध्रुवीय सब स्थायी पवन है। पछुआ पवन दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर चलने वाली स्थायी पवन अस्थायी हवा इनकी पश्चिम दिशा के कारण पछुआ पवन कहा जाता है। पछुआ पवन का सर्वश्रेष्ठ विकास 40 डिग्री से लेकर के 65 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। यहाँ के इन अक्षांशों को गरजता 40 60 एवं प्रचंड 50 तथा चीखता 60 कहा जाता है। 40 50 60, 40 पे गरजता रहेगा और 50 पे प्रचंड हो जाएगा और 60 पे चीखता 60 हो जाएगा। ये सभी नाम नाविकों ने दिए थे। आइए कुछ देख लेते हैं, कुछ स्थानीय शीतल हवाएं क्या हैं, नाम है और स्थान। जैसे बिलीवाव, ये स्थानीय है, अलास्का में। बोरा एड्रियाटिक तट पर चलते। मिस्ट्राल स्पेन एवं फ्रांस में चलती। ये पूछता है मिस्ट्राल वाला। मिस्ट्राल कहाँ पे? स्पेन व फ्रांस। बुरान ये भी पूछता है, रूस में है। बाइज दक्षिणी फ्रांस हो गया। पैम्पीरो अर्जेंटीना। फ्रिया जेम जो ब्राजील है। नार्दर जो है संयुक्त राज्य अमेरिका है। नॉर्टी जो है ना संयुक्त राज्य अमेरिका। और पेनेंटी दक्षिण अफ्रीका। पैपा गायो मैक्सिको है। और मिस्ट्रेल उत्तरी इटली है। और नेवाडोस जो है इक्वाडोर। विली विली ऑस्ट्रेलिया। सिस्टान पूर्वी ईरान। हबूब यानी सूडान। पुरगा टुंड्रा प्रदेश में है। केप डॉक्टर जो है वो दक्षिण अफ्रीकी गणतंत्र है। ठीक है, इस तरह से हमने इसको देख लिया। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा और अभी है। व्यापारिक पवन क्या होती हैं? लगभग 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के क्षेत्रों या उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर दोनों गोलार्धों में वर्ष भर निरंतर प्रवाहित होने वाले पवन को व्यापारिक पवन कहा जाता है। कॉरियोलिस बल्क और फेरल के नियम के कारण उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। अब बात करते हैं ध्रुवीय पवन की। ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटियों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटियों की ओर प्रवाहित पवन को ध्रुवीय पवन के नाम से जाना जाता है। उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा जो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर है। अब बात करते हैं मौसमी पवन की। मौसम या समय के परिवर्तन के साथ जिन पवनों की दिशा बदल जाती है उन्हें मौसमी पवन कहा जाता है। जैसे मानसूनी पवन, स्थल समीर एवं समुद्र समीर। अब हम बात करते हैं स्थल एवं समुद्र समीर की। ऊष्मा के अवशोषण तथा स्थानांतरण में स्थल व समुद्र में भिन्नता पाई जाती है। दिन के दौरान स्थल भाग समुद्र की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाते हैं, अतः स्थल पर हवाएं ऊपर उठती हैं और निम्न दाब क्षेत्र बनता है, जबकि समुद्र अपेक्षाकृत ठंडे रहते हैं और उन पर उच्च वायुदाब बना रहता है। इससे समुद्र से स्थल की ओर दाब प्रवणता उत्पन्न होती है और पवनें समुद्र से स्थल की तरफ
तरफ समुद्र समीर के रूप में प्रवाहित होती है। रात्रि में इसके एकदम विपरीत प्रक्रिया होती है। स्थल समुद्र की अपेक्षा जल्दी ठंडा होता है। स्थल समुद्र की अपेक्षा जल्दी ठंडा होता है। दाब प्रवणता स्थल से समुद्र की तरफ होने पर स्थल समीर प्रवाहित होता है। अब देखते हैं स्थानीय, तीसरी बात जो है स्थानीय पवन। आप देख सकते हैं ये वाला जो मौसमी पवन थी, मौसमी पवन के अंदर स्थल पवन एवं स्थल समीर एवं समुद्र समीर आया था। ठीक है। अच्छा, जैसे समुद्र समीर है तो देखिए पवनें जो होती है ना समुद्र से लेकर के स्थल तरफ जाती हैं। समुद्र है तो समुद्र से उठेंगी बस, और अगर स्थल है, अब यहाँ पे देखो स्थल है तो स्थल से उठेंगी और समुद्र तरफ जाएंगे। बस आपको ऐसे याद रखना है। क्या होता है ना, कई बार लोग भूल जाते हैं कि जैसे समुद्र समीर है तो इसका मतलब क्या, तो जो पवनें समुद्र से निकलती हैं स्थल तरफ जा रही हैं, और अगर स्थल समीर है तो ऐसे पवनें जो स्थल से निकलती हैं और समुद्र तरफ जाते हैं उसको बोलते हैं स्थल समीर, और जो उसके जस्ट अपोजिट समुद्र समीर। अब बात करते हैं हम स्थानीय पवन, जो प्रमुख गर्म स्थानीय पवन होती है। कुछ चिनुक जैसे है। चिनुक जो है ना संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल के साथ साथ चलने वाला गर्म या शुष्क पवन, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा एग्जाम में। यह पवन रॉकी पर्वत के पूर्व के पशुपालकों के लिए बड़ा ही लाभदायक है, क्योंकि शीतकाल की अधिकांश अवधि में यह बर्फ को पिघलाकर चारागाहों को बर्फ से मुक्त रखता है। एक है फॉन, यह आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल से नीचे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा होती है। इसका सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड में होता है। इसके प्रभाव से बर्फ पिघल जाती है और पशु चारकों के लिए चारागाह मिल जाता है। इसके प्रभाव से अंगूर जल्दी पक जाते हैं। अब देखते हरमट्टन क्या होता है। हरमट्टन जो है ना ये भी एक जो है स्थानीय पवन है। यह सहारा रेगिस्तान से उत्तर पूर्व दिशा में चलती है एवं गर्म एवं शुष्क हवा होती है। पवन सहारा से गिनी तट की ओर बहती है। गिनी तट पे से डॉक्टर हवा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कभी पढ़ेंगे तो हम बताएंगे आपको। सिराको, यह सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली धूल से लदी गर्म हवा होती है। जब यह भूमध्य सागर पार करती है तो आर्द्र हो जाती है और इटली पहुंच जाती है। इसके अन्य स्थानीय नाम भी जैसे खमसिन मिस्र में इसका नाम है, और गिबली लीबिया में है, चिली ट्यूनिशिया में नाम इसका, लेस्ट नाम मेड्रिया में, और सिराको देखिए आप, सिराको जो इटली में बोलते हैं इसको, और लेबेक जो स्पेन बोलते हैं, एक ही नाम सिराको का है जो इटली में चलती है। अब बात करते हैं हम सिमून की। सिमून जो है यह अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क, उसका नाम सिमोम है। ब्लैक रोलर, यह उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदान में दक्षिणी पश्चिमी या उत्तरी पश्चिमी तेज धूल भरी चलने वाली आंधी है। एक होता है ब्रिक फील्डर, या ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। एक होता है नॉर्वेस्टर, या न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतों से उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। आइए कुछ अन्य गर्म हवाओं के बारे में जान लेते हैं, स्थान जान लेते हैं जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ट्रेमोंटेन, ये मत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप पढ़िए इसको। ट्रेमोंटेन मध्य यूरोप में, अयाला फ्रांस में, बरगस दक्षिण अफ्रीका में, सुखोवे रूस एवं कजाकिस्तान में, बागियो फिलीपींस एवं द्वीप समूह, गारिच दक्षिण पूर्वी ईरान, लू उत्तरी भारत, सोलेनो दक्षिण पूर्वी स्पेन, और सामून ईरान में। ठीक, अब आगे आते हैं शामल, या इराक तथा फारस की खाड़ी में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा होती है। सांता आना, यह दक्षिणी कैलिफोर्निया में सांता आना घाटी से चलने वाली गर्म एवं शुष्क धूल भरी आंधी होती है। कोयम बैंग, यह जावा इंडोनेशिया में बहने वाली गर्म हवा, यह तंबाकू की खेती को काफी नुकसान पहुंचाती है, इसको बोलते हैं कोयम बैंग। एक होती है जेट प्रवाह, इसको ये थोड़ा सा अलग है। जेट प्रवाह क्षोभ मंडल की ऊपरी परत में बहुत तीव्र गति से चलने वाले संकरे नलिकाकार व विसर्पी पवन प्रवाह को जेट प्रवाह कहते हैं। यह 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। यह दोनों गोलार्धों में पाया जाता है, परंतु उत्तरी गोलार्ध में अधिक शक्तिशाली होता है। इससे वायु 120 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है,
जेट प्रवाह वायुमंडलीय विक्षोभों, चक्रवातों, प्रतिचक्रवातों, तूफानों और वर्षा को उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। आधुनिक खोजों के अनुसार एशिया में मानसून पवनों के कारण जेट प्रवाह माना जाता है। यह पृथ्वी पर तापमान के वितरण में का असंतुलन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम बात करते हैं वायु राशियां की। वायु राशियां जो चलेंगी, लंबवत चलेंगी वो, ठीक। वायुमंडल का विशाल एवं विस्तृत भाग जिसमें तापमान तथा आर्द्रता के भौतिक लक्षण क्षैतिज दिशा में समरूप हों, क्षैतिज दिशा में समरूप हों, ऐसे करके वायु राशि कहलाता है। सामान्यतः वायु राशियां सैकड़ों किलोमीटर तक विस्तृत होती हैं। यह एक वायु राशि में कई परतें होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर क्षैतिज दिशा में फैली होती हैं। प्रत्येक परत में वायु के तापमान और तथा आर्द्रता की स्थिति लगभग समान होती है। यह जलवायु तथा मौसम के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, उसको बोलते हैं वायु राशियां। उसके बाद हम देखते हैं वाताग्र। वात मतलब होता है हवा, अग्र मतलब होता है सामने। तो जब दो भिन्न प्रकार की वायु राशियां मिलती हैं तो उनके मध्य सीमा क्षेत्र को बोलते हैं वाताग्र। इधर भी एक वायु राशि, इधर भी एक वायु राशि है, बीच में जो जगह बन गई उसको बोलते हैं वाताग्र। वाताग्र जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं वाताग्र? 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना होता है ना कि किधर किधर इसके, जैसे मान लीजिए 2 वायु राशियां, दोनों का नेचर अलग अलग होगा, यानी कि भिन्न प्रकार की। तो 4 प्रकार की है, शीत है, उष्ण है, फिर अचर है, फिर एक अधिविष्ट है। ठंडी है, गर्म है, जो चलने अचर है, और अधिविष्ट जो है किसी दूसरे पर बैठी हुई है। शीत क्या है? जब शीतल व भारी वायु आक्रामक रूप में उष्ण वायु राशियों को ऊपर ढकेलती हैं, इस संपर्क क्षेत्र को शीत वातागर कहते हैं। उष्ण यदि गर्म वायु राशियां आक्रामक रूप से ठंडी वायु राशियों के ऊपर चढ़ती हैं, तो आक्रामक रूप में ठंडी जो वायु राशियां है ना, ठंडी गर्म वायु राशियां होती हैं और ठंडी ऊपर चढ़ जाती हैं, तो उसको हम बोलते हैं, इस संपर्क को बोलते हैं उष्ण वाताग्र। जब वाताग्र स्थिर हो जाता है, इन्हें अचर वाताग्र कहते हैं। अर्थात ऐसे वाताग्र जब कोई भी वायु ऊपर नहीं उठती है। एक होता है अधिविष्ट, यदि एक वायु राशि पूर्णतः धरातल के ऊपर उठ जाए तो ऐसे वाताग्र को अधिविष्ट वाताग्र कहते हैं। आप कंफ्यूज होंगे ये उष्ण वालों और अधिविष्ट वालों में। उष्ण वाला क्या होता है? और जो ठंडी जो गर्म वायु राशियां है ना, वो आक्रामक रूप से ठंडी वायु राशि के ऊपर चढ़ जाती हैं। और यहाँ पे जो अधिविष्ट है, ये जो है वायु राशि पूर्णतः धरातल के ऊपर उठ जाती है। वाताग्र जो है ना मध्य अक्षांशों में ही निर्मित होते हैं और तीव्र वायुदाब के तापमान प्रवणता इनकी विशेषता होती है। ये तापमान में अचानक बदलाव लाते हैं तथा इसी कारण वायु ऊपर उठती है, बादल बनते हैं तथा वर्षा होती है। एक होता है बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात। बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात वे चक्रवातीय वायु प्रणालियां जो उष्ण कटिबंध से दूर मध्य व उच्च अक्षांशों में विकसित होती हैं, उन्हें बहिरुष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। मध्य तथा उच्च अक्षांशों में जिस क्षेत्र से गुजरते हैं, वहां मौसम संबंधी अवस्थाओं में अचानक तेजी से बदलाव होते हैं। बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात ध्रुवीय वाताग्र के साथ साथ बनते हैं। आरंभ में वाताग्र अचर होता है। उत्तरी गोलार्ध में वाताग्र के दक्षिण में कोष्ण व उत्तर दिशा में ठंडी हवा प्रवाहित होती है। जब वाताग्र के साथ वायुदाब कम हो जाता है तो कोष्ण वायु उत्तर दिशा की ओर तथा ठंडी वायु दक्षिण दिशा में घड़ी की सुइयों के विपरीत चक्रवाती परिसंचरण करती हैं। इस चक्रवातीय प्रवाह से बहिरुष्ण कटिबंध चक्रवात विकसित होता है, जिसमें एक उष्ण वाताग्र तथा एक शीत वाताग्र होता है। कोष्ण वायु आक्रामक रूप में ठंडी वायु के ऊपर चढ़ती है और उष्ण वाताग्र के पहले भाग में स्तरीय मेघ दिखाई देते हैं और वर्षा होती है। शीत वाताग्र के साथ कपासी मेघ बनते हैं। शीत वाताग्र उष्ण वाताग्र की अपेक्षा तीव्र गति से चलते हैं और अंततः उष्ण वाताग्रों को पूरी तरह ढक लेते हैं। यह कोष्ण वायु ऊपर उठती है और इसका भूतल से कोई संपर्क नहीं रहता है तथा अधिविष्ट वाताग्र बनता है एवं चक्रवात धीरे धीरे क्षीण हो जाता है।
उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कम दबाव वाले उग्र मौसम तंत्र हैं और 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं। इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 20 से 14 किलोमीटर हो सकती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऊर्जा की प्राप्ति समुद्र सतह से प्राप्त जलवाष्प की संघनन प्रक्रिया में छोड़ी गई गुप्त ऊष्मा होती है। ये चक्रवात आक्रामक पवनों के कारण विस्तृत विनाश, अत्यधिक वर्षा और तूफान लाते हैं। ये चक्रवात विध्वंसक प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में वायुदाब प्रवणता बहुत ही अधिक होती है। चक्रवात का केंद्र गर्म वायु, निम्न वायुदाब एवं मेघ रहित क्रोड होता है। विकसित उष्णकटिबंधीय चक्रवात की विशेषता इसके केंद्र के चारों ओर प्रबल सर्पिल पवनों का परिसंचरण है, जिसे इसकी आंख कहा जाता है। इस परिसंचरण प्रणाली का व्यास 150 से लेकर के 250 किलोमीटर तक होता है। इसका केंद्रीय क्षेत्र शांत होता है, जहां पवनों का अवतरण होता है। हिंद महासागर में यह चक्रवात, अटलांटिक महासागर में हरिकेन, हिंद महासागर में अगर आएगा तो चक्रवात बोलेंगे, और अटलांटिक में हरिकेन के नाम से, और पश्चिमी प्रशांत और दक्षिणी चीन सागर में इसको बोलते हैं टाइफून, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में इसको बोलते हैं विली विलीज के नाम से जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न और विकसित होते हैं। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं ना, वो उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न होते और विकसित होते हैं। इनकी उत्पत्ति और विकास के लिए अनुकूल स्थितियां क्या होती हैं वो देख लेते हैं आप। एक होता है बृहद समुद्री सतह होती है, जहां तापमान 27 डिग्री से अधिक हो जाता है। दूसरा होता है कोरियोलिस बल का होना। तीसरा होता है ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में अंतर कम हो जाता है। और चौथा होता है कमजोर निम्न दाब क्षेत्र। और पांचवा होता है समुद्री तल तंत्र पर ऊपरी अपसरण। अगर ये आपको 5 पॉइंट याद आ रहा है, 5 पॉइंट, और ये 5 पॉइंट जब भी चक्रवात आता है तो आप उसको मेंस पे इसी 5 पॉइंट को आप लिख सकते हो। आपका नंबर बिल्कुल नहीं कटेगा, आपका नंबर बढ़ जाएगा, ये याद रखिएगा। और 5 पॉइंट क्या है? बृहद समुद्री सतह जहां तापमान 27 डिग्री से अधिक होता है, कोरियोलिस बल का होना दूसरी बात होता है, तीसरी बात ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में अंतर हो जाता है, और कमजोर निम्न दाब वहां क्षेत्र बन जाता है, और समुद्री तल तंत्र पर ऊपरी अपसरण हो जाता है। ये 5 पॉइंट लिखिए, आपका चक्रवात कंप्लीट, जो ये चक्रवात होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, वो कंप्लीट हो जाएगा। चक्रवातों को और अधिक विध्वंसक करने वाली ऊर्जा संघनन प्रक्रिया के द्वारा ऊंचे कपासी स्तरीय मेघ, अभी क्या होता है कपासी स्तरीय मेघ कभी बताएंगे आपको, से प्राप्त होती है, जो इस तूफान के केंद्र को घेरे रहती है। समुद्रों से लगातार आर्द्रता की आपूर्ति से ये तूफान अधिक प्रबल हो जाते हैं। स्थल पर पहुंचकर आर्द्रता की आपूर्ति रुक जाती है और एक क्षीण होकर समाप्त हो जाते हैं। वह स्थान जहां से उष्णकटिबंधीय चक्रवात तट को पार करके जमीन पर पहुंचते हैं, चक्रवात का लैंडफॉल कहलाता है। ये चक्रवात जो प्रायः 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरते हैं, उनकी दिशा अनिश्चित होती है और ये अधिक विध्वंसक हो जाते हैं। वह स्थान जहां से उष्णकटिबंधीय चक्रवात तट को पार करके जमीन पर पहुंचते हैं, चक्रवात का लैंडफॉल कहलाता है। मतलब यह हुआ कि चक्रवात निकला हुआ है, अब जमीन पे जब ये लैंडफॉल करता है, जब जमीन पे ये फॉल करता है, चक्रवात का लैंडफॉल कहलाता है। बहिरुष्णकटिबंधीय चक्रवात और उष्णकटिबंधीय चक्रवात में अंतर क्या है? एक होता है बहिरुष्णकटिबंधीय चक्रवात और इधर लिखा हुआ है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अब पढ़ते हैं कि बहिरुष्णकटिबंधीय चक्रवात में स्पष्ट वाताग्र प्रणालियां होती हैं और उष्णकटिबंधीय चक्रवात में वाताग्र प्रणालियां नहीं होती हैं। बहिरुष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति जल व स्थल दोनों पर होती है, जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात केवल समुद्रों में ही होती है और स्थल भागों में पहुंचने पर नष्ट हो जाती है। उसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम को मेंस में जब आता है क्वेश्चन, उसमें भी आप इसको लिख सकते हो। और बहिरुष्णकटिबंधीय चक्रवात का प्रभाव क्षेत्र विस्तृत होता है, जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात का जो प्रभाव क्षेत्र है वो अपेक्षाकृत कम होता है। ठीक है। और बहिरुष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है यह पश्चिमी पवनों के साथ पश्चिम से
पूर्व दिशा में बहती है, पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती है, पश्चिमी पवन वहाँ पे काम करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात की, तो क्या होता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है ना पूरब से पश्चिम दिशा में चलता है, यानी व्यापारिक पवनों का अनुगमन करता है। एक तरफ पश्चिमी पवन, एक तरफ व्यापारिक पवन। ठीक, अब हम देखते हैं आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को वायुमंडल की आर्द्रता कहते हैं। जो वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प होता है ना, उसको हम कहते हैं आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, और ये 3 प्रकार की होती है। एक होता है निरपेक्ष आर्द्रता, पहला होता है, तो पहले हम निरपेक्ष ही पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे वाला। ठीक है, निरपेक्ष आर्द्रता। आइए देखते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। वायु की प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसे ग्राम प्रति घन मीटर में भी व्यक्त किया जाता है। ठीक, हमने व्यक्त कर दिया। आगे देखते हैं और क्या है। एक होता है विशिष्ट आर्द्रता। वायु के प्रति इकाई भार में जलवाष्प के भार को विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। इसे ग्राम प्रति किलोग्राम की इकाई में मापा जाता है। एक होता है सापेक्ष आर्द्रता। किसी भी तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प तथा उसी तापमान पर उसी वायु की जलवाष्प धारण करने की क्षमता के अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसे निम्न सूत्र द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं। क्या, सापेक्ष आर्द्रता किसी ताप पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा बटे उसी ताप पर उसी वायु की जलवाष्प शोषण करने की क्षमता गुणे 100। सापेक्ष आर्द्रता जलवाष्प की मात्रा एवं वायु के तापमान पर निर्भर करता है। इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होने पर सापेक्ष आर्द्रता अधिक होती है। वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता बढ़ जाती है एवं तापमान बढ़ जाने पर सापेक्ष आर्द्रता कम हो जाती है। संतृप्त वायु की सापेक्ष आर्द्रता 100% होती है। 45% सापेक्ष आर्द्रता मनुष्य के लिए सबसे अधिक आरामदायक होता है। अब बात करते हैं संघनन की। जल की गैसीय अवस्था की तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को संघनन कहते हैं। 2 कारकों पर निर्भर करता है, तापमान में कमी तथा वायु की सापेक्ष आर्द्रता पर। एक होता है ओसांक। वायु के जिस तापमान पर जल अपनी गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे कहते हैं ओसांक। ओसांक पर वायु संतृप्त हो जाती है और उसकी सापेक्ष आर्द्रता 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाती है, 100% हो जाती है। ओस पड़ने के लिए ओसांक का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होना चाहिए, तभी ओस पड़ता है। पाला या तुषार, जब ओसांक हिमांक से नीचे होता है तब ओस के स्थान पर पाला पड़ने लगता है। अगर ओसांक से नीचे हुआ, जब ओसांक जो हिमांक से नीचे होता है तो फॉग यानी कोहरा किसको बोलते हैं। वायुमंडल की निचली परतों में एकत्रित धूल कण, धुएं के रज एवं संघनित जलपिंडों को कोहरा बोलते हैं। ओसांक से नीचे वायु का तापमान कम होने पर कोहरे का निर्माण होता है। इसमें दृश्यता 1 किलोमीटर से कम होती है। बात करते हैं धुंध यानी मिस्ट की। हल्के फुल्के कोहरे को कुहासा या धुंध कहते हैं। इसमें दृश्यता 1 किलोमीटर से अधिक किंतु 2 किलोमीटर से कम होती है। एक होता है बादल यानी क्लाउड्स। बादल मुख्यतः हवा के दोष्म प्रक्रिया द्वारा ठंडे होने पर इसके तापमान के ओसांक से नीचे गिरने से बनते हैं या अल्प घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते हैं। रूप के आधार पर बादल निम्न प्रकार के होते हैं। रूप के आधार पर अब बोल रहे थे ना कि बादल कौन कौन से होते हैं, कभी कपास, कभी जो है कपासी, कभी स्तरी, इस तरह के। तो हम फिर से पढ़ते हैं। जो बादल है ना मुख्यतः हवा का दोष में एडियाबैटिक प्रक्रिया के द्वारा ठंडे होने पर उसके तापमान के ओसांक से नीचे गिरने से बनते हैं या अल्प घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते रहते हैं। और रूप के आधार पर जो रूप देख पाते हैं, कभी काला, कभी गोरा, कभी छोटा, कभी मोटा, जो दिखता है ना, उसके कारण हम देखते हैं कि बादल कई प्रकार के होते हैं। पहला होता है पक्षाभ बादल आप याद रखिएगा। इसका निर्माण 8000 से लेकर के 12000 मीटर की ऊंचाई पर, लगभग 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर आप इसको कह सकते हो कि ऊंचाई पर होता है। ये पतले तथा बिखरे हुए बादल होते हैं, पतले भी होते हैं और बिखरे होते हैं, मतलब यहाँ ऐसे होते हैं।
जो पंख के समान प्रतीत होते हैं ये हमेशा सफेद रंग के होते हैं। तो 3 बातें, पतले बिखरे, पंख के समान, सफेद रंग और 8 से 12,000 मीटर की ऊंचाई पर पक्षाप बादल बोलते हैं। आपको लिखना है पक्षाप बादल, फिर आप लिखिए कि 8 से 12,000 मीटर लिखना है, फिर पतले होते हैं, बिखरे होते हैं, ये लिखना है, फिर पंख के समान प्रतीत होते हैं, आपको ये लिखना है, फिर सफेद रंग के होते हैं, आपको ये लिखना है। पक्षाप बादल से 4 पॉइंट लिखनी है, 4 बातें लिखनी है बस आपको, ठीक है। अब बोलते हैं कपासी बादल, ये रुई के समान, कपास कैसे बोलते हैं, रुई होता है, रुई कपास होता है, उससे याद रखिए, रुई के समान होते हैं, पहली बात। दूसरी बात इसमें है 4,000 से लेकर के 7,000 मीटर की ऊंचाई बनते हैं। ये छितरे इधर उधर बिखरे होते हैं, छितरे एवं इधर उधर बिखरे होते हैं और चपटे आधार वाले होते हैं। शीर्ष गुंबद नुमा होता है, शीर्ष गुंबद, ऐसे गुंबद होता है, ऐसे लगता है गुंबद बना हुआ है, चपटे आधार इसके होते हैं, आधार चपटा होगा, शीर्ष गुंबदा नुमा होगा और छितरे एवं इधर उधर बिखरे होते हैं और 4,000 से लेकर 7,000 मीटर की ऊंचाई होती है, रुई के समान होता है। अब तीसरा होता है स्तरी बादल, ये परतदार, स्तर मतलब होता है परतदार, परतदार चादर होते हैं, जैसे लगते हैं, ये अधिकांश या पूर्ण आकाश को ढके रहते हैं। ये 2 या 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इसमें सतत वर्षण के गुण होते हैं। ये बादल सामान्यतः या तो ऊष्मा के ह्रास या अलग अलग तापमानों पर हवा के आपस में मिश्रित होने से बनते हैं। अब बात करते हैं वर्षा या बादल, वर्षा बादल। वर्षा बादल काले या गहरे स्लेटी रंग के होते हैं या मध्य स्तरों या पृथ्वी की सतह से काफी नजदीक होते हैं। ये सूर्य की किरणों के लिए बहुत ही अपारदर्शी होते हैं। कभी कभी बादल इतनी कम ऊंचाई पर होते हैं कि ये सतह को छूते हुए प्रतीत होते हैं। ये 4 मूल रूपों के बादल मिलकर निम्नलिखित रूपों के बादल का निर्माण करते हैं। ये 4 मिलते हैं तो और भी बनते हैं, कैसे, ऊंचे बादल बन जाते हैं, जिसमें पक्षाप, पक्षाप स्तरी और पक्षाप कपासी, 3 नाम और आ जाता है पक्षाप में ही। और स्तरी में आता है जो मध्य बादल बोलते हैं उसको, तो स्तरी मध्य और कपासी मध्य आ जाता है ये। और जो कम ऊंचाई के बादल होते हैं वो स्तरी कपासी, स्तरी वर्षा बादल और कपासी, ये सब प्रकार हैं उसके। 1 2 3 4 5 6 7 8, लगभग 8 तरह के बादल बन गए। जब 3 4 ही थे, अब 8 बन गए। नेटोस्कोप बादलों की दिशा एवं गति को नापने वाला यंत्र, क्या नाम है उसका, नेटोस्कोप। वर्षा देखते हैं, वर्षा, जब जलवाष्प की बूंदें जल के रूप में पृथ्वी पर गिरती हैं तो उसे वर्षा कहते हैं। और वर्षा के ठंडा होने की विधियों के अनुसार वर्षा 3 प्रकार की होती है। होती है संवहनीय वर्षा, जब भूतल बहुत गर्म हो जाता है तो उसके साथ लगने वाली वायु भी गर्म हो जाती है। अब गर्म वायु जो है, वायु गर्म होकर फैलती और हल्की हो जाती है। यह हल्की वायु ऊपर को उठने लगती है और संवहनीय धाराओं का निर्माण होता है, जो ऊपर जाकर यह ठंडी वायु हो जाती है और इसमें उपस्थित जलवाष्प का संघनन हो जाता है। संघनन से कपासी मेघ बनते हैं, जिससे घनघोर वर्षा होती है। इसे संवहनीय वर्षा कहते हैं। इसका मतलब संवहनीय वर्षा में कपासी मेघ बनते हैं और घनघोर वर्षा होती है। उसके बाद दूसरा पर्वतकृत वर्षा, जब जलवाष्प से लदी हुई गर्म वायु को किसी पर्वत या पठार की ढलान के साथ ऊपर चढ़ना पड़ता है तो यह वायु ठंडी हो जाती है। जब ऊपर पहुंचे ठंडी हो जाएगी, ठंडी होने से यह संतृप्त हो जाती है और ऊपर चढ़ने से जलवाष्प का संग्रहण होने लगता है, इससे वर्षा होती है। इसे पर्वतकृत वर्षा कहते हैं। एक होता है चक्रवाती वर्षा, चक्रवातों द्वारा होने वाली वर्षा को चक्रवाती अथवा वाताग्नि वर्षा भी कहते हैं इसको। अब बात करते हैं वर्षण यानी प्रेसिपिटेशन। जल वाष्प के संघनन के बाद नमी के मुक्त होने की अवस्था को वर्षण कहते हैं। जब जल वाष्प होता है, संघनन हुआ, संघनन के बाद जो नमी वहां पे मुक्त होगी उसको बोलते हैं वर्षण। या द्रव या ठोस अवस्था में हो सकता है। वर्षण जब पानी के रूप में होता है तो उसे वर्षा कहते हैं। और जब तापमान 0 डिग्री से कम होता है तब उसे कहते हैं वर्षण। हिमतुलों के रूप में होता है, इसे हिमपात कहते हैं। नमी षटकोणीय द्रवों के रूप में निर्मुक्त होती है। वर्षा एवं हिमपात के अतिरिक्त वर्षण के एक दूसरे प्रकार सहिम, वृष्टि तथा कर्करापात है। कभी कभी वर्षा की बूंदें बादल से मुक्त होने के बाद बर्फ के छोटे गोलाकार ठोस टुकड़ों में परिवर्तित हो जाती हैं तथा पृथ्वी की सतह पर पहुंचती हैं, जिसे ओला पत्थर कहा जाता है। ये वर्षा की जल से बनती हैं जो ठंडी परतों से होकर गुजरती हैं। बादल फटना का अर्थ है भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से
भारी बरसात। अब हम देखते हैं चक्रवात और प्रतिचक्रवात। चक्रवात और प्रतिचक्रवात। चक्रवात, प्रतिचक्रवात, इसकी उत्पत्ति विभिन्न प्रकार की वायु राशियों के मिश्रण के फलस्वरूप वायु की तीव्र गति से ऊपर उठकर बवंडर का रूप ग्रहण कर लेती है। अब देखते हैं चक्रवात। चक्रवात कई बार पढ़ चुके हैं, फिर से हमें पढ़ा चक्रवात स्पेशल पढ़ना है। अब केंद्र में कम दाब की स्थापना होने पर बाहर की ओर दाब बढ़ता जाता है। इस अवस्था में हवाएं बाहर से भीतर की ओर चलती हैं, इसे चक्रवात कहते हैं। निम्न दाब के चारों तरफ पवनों का परिक्रमण चक्रवाती परिसंचरण कहलाता है। प्रायः निम्न दाब क्षेत्र पर वायु अपसरित होगी और ऊपर उठेगी। चक्रवात में वायु चलने की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत एवं दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में होती है। टार्नेडो, हरिकेन और टाइफून चक्रवात के उदाहरण है। मतलब कहाँ कहाँ पे क्या बोला जाता है, दरअसल ये है। टॉर्नेडो कहीं बोला जाता है, कहीं हरिकेन बोला जाता है, कहीं पे चक्रवात बोलते हैं, कहीं पे टाइफून बोलते हैं। अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा था इसको। अब बात करते हैं हम प्रतिचक्रवात की। हाँ, प्रतिचक्रवात जब केंद्र में दाब अधिक होता है तो केंद्र से हवाएं बाहर की ओर चलती हैं, इसे प्रतिचक्रवात कहते हैं। यानी उच्च वायुदाब क्षेत्र के चारों तरफ पवनों का परिक्रमण प्रतिचक्रवाती परिसंचरण कहलाता है। उच्च दाब क्षेत्रों में वायु का अवतलन होगा और धरातल पर अपसरित होगी। इसमें वाताग्र का अभाव होता है। ठीक, आगे देखिए। प्रतिचक्रवात में वायु की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत होती है। चक्रवात में हवा केंद्र की तरफ आती है और ऊपर उठकर ठंडी होती और वर्षा कराती है, जबकि प्रतिचक्रवात के में मौसम साफ होता है। चक्रवात तथा प्रतिचक्रवात में पवनों की दिशा का प्रारूप क्या है? तो दाब पद्धति क्या होती है, केंद्र से दाब की दिशा क्या है, और पवन की दिशा का प्रारूप एक बार पढ़ चुके हैं, दोबारा भी मुझे ये देखना है। ठीक है थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए पढ़ना ही पड़ता है इन सब चीज़ों को, और पढ़ना भी चाहिए सही तरीके से। आइए देखते हैं चक्रवात। ये इसका निम्न होता है और जो घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होता है, ऐसे इसको करते हैं यहाँ से। ठीक है, और घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप होता है दक्षिणी गोलार्ध में। और प्रतिचक्रवात जो होता है वो उच्च होता है, इसके दाब जो इसके अंदर होता है, और घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप होता है और घड़ी की दिशा की सुई के विपरीत होता है। भाई उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी, इसको भी पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, तो फिर ज़्यादा हम कोशिश नहीं करेंगे वहाँ पे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तड़ित झंझा व टार्नेडो, यह भयंकर विध्वंसक अल्पकालीन स्थानीय तूफान, जहाँ त्वरित झंझा होती है या उसको बोलते हैं हम टार्नेडो बोलते हैं, टार्नेडो। ठीक है, यह अपेक्षाकृत कम क्षेत्रफल तक ही सीमित होता है। त्वरित झंझा उष्ण आर्द्र दिनों में प्रबल संवहन के कारण उत्पन्न होते हैं। त्वरित झंझा एक पूर्ण विकसित कपासी वर्षा होती है। कपासी वर्षा मेघ है जो गर्जन व बिजली उत्पन्न करते हैं। जब यह बादल अधिक ऊंचाई तक चले जाते हैं, जहाँ तापमान शून्य से कम होता है, तो इसमें ओले बनते हैं और ओलावृष्टि होती है। आर्द्रता कम होने पर तड़ित झंझा धूल भरी आंधियां लाते हैं। तड़ित झंझा की विशेषता उष्ण वायु का प्रबल ऊर्ध्व प्रवाह है, जिसके कारण बादलों का आकार बढ़ता है और ये अधिक ऊंचाई पर चलते हैं। ठीक है, और अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं, जिसके कारण वर्षण होता है। भयानक तड़ित झंझा में कभी कभी वायु आक्रामक रूप में हाथी की सूंड की तरफ सर्पिल अवरोहण करती है। इसमें केंद्र पर अत्यंत कम वायुदाब होता है और यह व्यापक रूप से भयंकर विनाशकारी होते हैं। इस परिघटना को टार्नेडो कहते हैं। टार्नेडो सामान्यतः मध्य अक्षांशों में उत्पन्न होते हैं। समुद्र पर टार्नेडो को जल स्तंभ कहते हैं, या जल एवं स्थल दोनों में उत्पन्न होते हैं। इसमें स्थानीय हवाओं का वेग 325 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। टार्नेडो तूफान मुख्य रूप से अमेरिका के मध्य भागों, खासकर टार्नेडो एली नामक क्षेत्र में आते हैं, जो कंसास, ओक्लाहोमा, टेक्सास जैसे राज्यों में फैला है। यह कनाडा से आने वाली ठंडी सूखी हवा और मैक्सिको की खाड़ी से आने वाली गर्म
नम हवा के मिलने से टॉर्नेडो बनने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनती हैं। एक होता है हरिकेन, अटलांटिक महासागर में उठने वाली तथा पश्चिमी द्वीप समूह के चारों ओर चलने वाली भयंकर तूफान चक्रवाती तूफान है। इसकी गति 121 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। अब बात करते हैं टाइफून की। प्रशांत महासागर में उठने वाली तथा चीन सागर में चलने वाली वक्रगामी कटिबंधीय चक्रवात को टाइफून कहते हैं। इसकी गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ विश्व की प्रमुख फसलें एवं उत्पादक देश की। ठीक है, एक काम करते हैं, इसके लिए मैं अलग वीडियो आपको लेकर के आऊँगा और जहाँ पे हम इस तरह की बातें करेंगे। ठीक है, और अभी आप ये चक्रवात, प्रति चक्रवात और जितना हमने पढ़ा है अभी, वाताग्र पढ़ा है हमने, जो वायुदाब पढ़ा है, वायुमंडल में अनेक गैसें पढ़ी है हमने, फिर वायुमंडल की जो संरचना पढ़ी है, और सूर्य तप पढ़ा है, पृथ्वी का ऊष्मा बजट पढ़ा है, तापमान पढ़ा है। ये सब चीज़ें आप इसको दोहराइए, सही तरीके से पढ़िए और अपने नोट्स बनाइए, और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 100% है। क्वेश्चन आएगा कहाँ से, आप सोचिए ना, इसके अलावा कहाँ से क्वेश्चन आएगा, यही से क्वेश्चन आता है। तो चलिए, इस तरह से हम आपका ये काम पूरा कर दिए हैं और आप इसको पूरा करिए। ये 5वीं वीडियो है हमारी ज्योग्राफी का। ठीक है, आप लोग पढ़िएगा। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जरूर सब्सक्राइब करिए इसको प्लीज़। आप लोग लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन आपको करना चाहिए सब चीज़ें। ठीक है, ठीक है, फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।